स्वागत है आप सभी का मेरे भाई और मेरे साथी और जो भी स्टूडेंट्स आज यहाँ से करना है चैप्टर नंबर 9 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान का प्राशन अभ्यास करेंगे। जानते हैं जैसे सभी पार्ट में 5 प्रश्न 4 प्रश्न होते हैं जिसका ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमें किसी एक पे टिक लगाना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे क हो जाएगा। यहाँ पे ख गलती से लिखा गया विषुववृत्त पर, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा विषुववृत्त, यहाँ पे क डाल दीजिएगा आप सब। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में दिन ज़्यादा लंबा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। प्रश्न नंबर 3 चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है, यानी कौन से प्रक्रिया जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो इसका आ जाएगा लंबी तरंग धैर्य वाले स्थानीय विकिरण से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्न पदों को उसको उचित स्थान से उचित विकिरण के साथ मिला है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ जैसे सूर्य ताप का हमने लिखा है आने वाला सौर विकिरण। एल्बिडो के लिखे है किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित हर्ष्य प्रकाश प्रतिशत। और तीसरे में आ जाएगा समताप रेखा, जिसका आ जाएगा समान तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाला रेखा। चौथा आ जाएगा वार्षिक ताप अंतर, यानी सबसे कोसन और सबसे शीत महीनों के मध्य तापमान अंतर। लास्ट इसका प्रश्न है जिसका मल्टीप्लाइड है। लास्ट प्रश्न, पृथ्वी के विषुववृत्त वित्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का तापमान अधिकतम होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, यानी इसे कारण हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी के दिनों की लंबाई विषुववृत्त क्षेत्रों से ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है। आप चलते हैं ऐसा प्रश्न जिसके उत्तर लगभग हमें 30 शब्दों में देने हैं। देखिए प्रश्न को समझिए तब लिखिए। देखिए इसके इतना बड़ा आंसर है तो आप सब डरिए मत कितना बड़ा आंसर है, कुछ तो कारण होगा तभी इतना बड़ा आंसर है। तो पहला प्रश्न इसमें आ जाएगा, पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो लिखिए इसका उत्तर है, पृथ्वी पर कुछ स्थान शीत जलवायु वाले हैं तथा कुछ स्थान उष्ण मरुस्थलीय है, जबकि कुछ शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत सम्मिलित है। वास्तव में इसका मुख्य कारण पृथ्वी पर तापमान का समान वितरण है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के उच्च पर्वतीय भागों में हिम के रूप में वर्षा होती है। जो ऊंचा भाग होते हैं उसे यानी बर्फ़ के रूप में हिमालय, हिम का मतलब होता है हिमालय, ठीक है। और मैदानी भागों में जल के रूप में, जैसे जो मैदानी भाग है उसमें हमें जल के रूप में वर्षा होती है। इसका कारण भी यही है कि क्योंकि उच्च पर्वतीय भागों पर तापमान कम और मैदानी भागों में तापमान अधिक रहता है, अतः पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण जलवायु और मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जहाँ तापमान अधिक पाया जाता है वहाँ उष्ण जलवायु मिलती है, किंतु जहाँ तापमान निम्न रहता है वहाँ शीत जलवायु रहती है। वास्तव में ऐसे लिखे वास्तव में ही, ठीक है। तापमान जलवायु व मौसम पर निर्धारण तत्व है, इसलिए पृथ्वी के सभी स्थान तापमान भिन्नता के कारण असमान जलवायु प्रदेश के रूप में पहचाने जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। देखिए मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ये उत्तर लिखने से पहले ये लाइन लिखिए, जिससे आपके जो आंसर लिखते हैं उसके लिखने का तरीका है वो बदल जाते हैं, और जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि बच्चों को कुछ आता है, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट देखिए, उस स्थान की अक्षांश रेखा समुद्र तल से
उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, उष्ण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थानीय कारक। ठीक है, इतना पॉइंट में लिख देता हूँ, बाकी एक दो और होगा वो अभी लिख देना। बाकी इतना भी लिखोगे तो आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आ जाएगा, भारत में मई में तापमान सर्वाधिक होता है लेकिन उत्तर अक्षांश के बाद तापमान अधिकतम नहीं होता है, क्यों? देखिए, मई में होता है तापमान ज़्यादा और उत्तर अक्षांश के बाद तापमान अधिक क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो भारत में मुख्य सूप से मार्च के बाद गर्मी ऋतु प्रारंभ हो जाता है। मई एवं जून देश में प्रचंड गर्मी के महीने भी होते हैं। आप देखते हैं इतना गर्मी पड़ता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। इनमें भी मई मौसम में अधिक तापमान अंकित किया जाता है, किंतु उत्तरायण के तापमान में गिरावट आरंभ हो जाती है क्योंकि दिन की अवधि में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापमांतर सर्वाधिक होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर लिखिएगा, साइबेरिया के मैदान में वार्षिक तापमांतर सर्वाधिक होता है। इसका मुख्य कारण यहाँ जलवायु पर समुद्री धाराओं का विशेष प्रभाव है। इस भाग में कोसन महासागरीय धारा, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अंध महासागर अधिक, यहाँ पर गलत लिखा गया है, आप सीधे अधिक लिखेगा, अधिक गर्म हो जाता है, जो यूरेशिया के मैदानी भागों के तापमान में परिवर्तन कर देता है। इसलिए साइबेरिया के मैदानी भाग जो अंध महासागर के अधिक निकट है, वहाँ वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। अब देखिए, हमें ऐसे प्रश्न का उत्तर देना है जिसका लगभग हमें 150 में देना है उत्तर। ठीक है, तो इसका हमें बड़ा बड़ा होगा, तो आप सब उत्तर देख के डरिए मत, लिखिए पहले सही से। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को प्रभावित करते हैं? ये लाइन कैसे हो गया गलती से? अब हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना है जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में हो। ठीक है, तो इसका उत्तर बड़ा होने वाला है, तो आप उत्तर देख के डरिए मत। इसमें पहला प्रश्न आएगा, अक्षांश और पृथ्वी के अक्ष का झुकाव किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? इसका उत्तर लिखिएगा आप सब। सूर्य की किरणें 0 अक्षांश या विषुववृत्त रेखा पर साल भर लंबवत पड़ती है। 0 अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सूर्य ऊपर नीचे रहता है। 21 मार्च से 21 जून तक सूर्य उत्तरायण होता है, अर्थात कर्क रेखा पर सूर्य किरणें लंबवत रूप से पड़ती है और यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होती है तथा मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है। 23 सितंबर से 22 दिसंबर तक सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर उस वक्त ग्रीष्म ऋतु होता है और कर्क रेखा पर शीत ऋतु होता है। 21 मार्च और से 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वहाँ तापमान घटता जाता है, इसलिए 650 उत्तरी अक्षांश और 650 दक्षिणी अक्षांश के ऊपरी भाग के शीत ऋतु कटिबंधीय पाया जाता है, जहाँ पर वार्षिक तापमान निम्न रहता है। इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर सही से लिख लीजिएगा आप, मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे ये हो गया बर्फ, ठीक है, बर्फ जमी रहती है
इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार अक्षांश और पृथ्वी की अक्ष का झुकाव पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको ये अब इमेज भी लगा लीजिएगा वहाँ पे। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, और इसके बीच में है ये सौर किरणें। ठीक लीजिएगा, आप ये लगा लीजिएगा, ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। उन प्रक्रियाओं की व्याख्या करें जिनकी द्वारा पृथ्वी तथा इसका वायुमंडल ऊष्मा संतुलन बनाए रखते हैं। तो इसका हो जाएगा, सूर्य की ऊर्जा विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचती है और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से फैलती है। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है न ही ह्रास करती है। यह अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण सूर्य ताप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचरित ताप बराबर हो। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा आप। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा, सूर्य द्वारा 100% ऊर्जा विकिरण होती है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परिवर्तित विकिरण में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, केवल शेष भागी पृथ्वी की सतह पर तक पहुंचता है। 100 इकाई में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी की धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में, यानी जो 100 हमें होते हैं ना, उसमें से 35 इकाइयाँ पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा 27 इकाइयाँ बादलों के ऊपरी छोर से तथा दो इकाइयाँ पृथ्वी के हिमाच्छी क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होकर लौट जाती है। अब प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती है, जिसमें से 14 वायुमंडल तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। पांचवा लिखिएगा, इनमें से 17 इकाइयाँ तो अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है, जिन्हें वह विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में लौटा भी देते हैं वापस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा छठा, पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाले विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः कितने 17 और 48 है, जिनका योग 65 है। सातों लिखिए, यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट तथा ऊष्मा संतुलन। यही कारण है कि ऊष्मा इतने बड़े स्थानांतरण बावजूद भी पृथ्वी तो न तो गर्म होती है और न ही ठंडा होती है। इसके पॉइंट वाइज पॉइंट आप लीजिएगा, मैं 7 पॉइंट लिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनवरी में पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच तापमान के विश्वव्यापी वितरण की तुलना कीजिए, यानी कंपेयर करना है। ठीक है, वीडियो हो गया 13 मिनट का। तो चलता है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर हो जाएगा, जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनवरी में सूर्य दक्षिणायन होता है, इसलिए सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे गलती हो गया फिर से, तो यहाँ पे आप सही लिखिएगा गोलार्ध। ठीक, गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर भी सही नहीं है। यहाँ पर भी आप सही लिखिएगा, मैं सही कर दूंगा, वैसे आप लिख लीजिएगा सही। ठीक है, गोलार्ध में तापमान कम देखने को मिलता है। विषुवत रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में तापमान 27 सेंटीग्रेड, कर्क रेखा से औसतन तापमान 15 सेंटीग्रेड, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में औसत तापमान 10 सेंटीग्रेड और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इससे भी कम तापमान देखने को मिलता है। इस क्षेत्र, यहाँ पर देखिएगा ये गलती हो रहा है, यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र के, ठीक है, इस क्षेत्र कई क्षेत्रों का तापमान, इन क्षेत्रों में भी छात्रों का तापमान 0 से भी नीचे तक
पाया जाता है या पहुंच जाता है। उदाहरण स्वरूप साइबेरिया के व्याख्यास्क में 32 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका के देशों और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में जनवरी में तापमान औसतन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि इसके और भी दक्षिण भाग में जैसे निचली चिली और अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस तरह से जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में कम तापमान और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तापमान देखने को मिलता है। दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो से कुछ सीख मिली हो, समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। जब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे बहुत जगह था करेक्शन है, गोलार्ध में एक जगह क्षेत्र में था, तो आप सही कर लीजिएगा। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।